हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ ये क्लास 11 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यानी इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं सिलेबस से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को पता चले कि एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मैं अगला वीडियो में आप लोगों का आपका साइंस सेक्टर हो या कॉमर्स हो या आप लोगों का आर्ट्स, तीनों ही सेक्टर का मैं पूरा का पूरा सिलेबस में लेकर आऊंगा। देखिए, पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो उसके आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं ना, ये क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का, जिसमें दो बुक है। मैं बुक नंबर 2 का याद रखिएगा चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपके जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये ब्लूप्रिंट से स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, जो फाइनल आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट का, इसमें तो ब्लूप्रिंट से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ब्लूप्रिंट में पूछे जाने वाले इसी तरह से फाइनल एग्जाम जब आप घर से निकल के जाने के लिए देंगे तो याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों का इसी प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप लोग बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ताकि इस क्लास के बाद आपको कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, एक तरह का देखा जाए ना तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी एक टफ सब्जेक्ट है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज जो है ना इकोनॉमिक्स में होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेन देन। हम लोग कहते हैं ना लेन देन, लेन देन को इकोनॉमिक्स भाषा में बोलता है विनिमय। क्या बोलता है? विनिमय। हम लोग बोलते हैं ना हमारा कितना इनकम हुआ है। इनकम मतलब हम लोग बोलते हैं हम लोग कितना कमाए हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं सर? IM, याद रखिएगा, नेशनल इनकम। तो ये सब लैंग्वेज आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा, कृषि के सेक्टर में आप लोगों को पढ़ना हो। किसके बारे में सर? कृषि जो हम लोग है कृषि के सेक्टर में हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है। कैसे धान रोपाई होती है, कैसे लोग कृषि के लिए लोन लेते हैं, कैसे देश में विकास होती है कृषि। देखिए, हमारे देश का ना कृषि का प्राथमिकता कहा गया। जो कृषि है ना वो हम लोगों के देश का क्या प्रधानता है, क्या है? प्रधानता है। क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी तो फसल उत्पादन नहीं होगा, फसल उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए कृषि जो है ना कोई भी देश के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के लिए, कोई भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये हमारे छोटा सा पिक्चर लेकर आया हूं ताकि मैं समझा सकूं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कि कृषि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कृषि सेक्टर से ऑलरेडी आप लोग जुड़े होंगे, ठीक है। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। एकदम आप लोगों को ब्लूप्रिंट में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। और फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग। और अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे ऑल सब्जेक्ट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? MISSIL, मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है। और सर्च करने के बाद अब जैसे सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी। याद रखिए, बहुत सारा आपके सामने कोर्सेस आएंगे। इन कोर्स में आपको ये कोर्स को आपको जरूर बाय करना है। कौन सा कोर्स सर? ये जो क्लास 11 का टारगेट है ना सर 90% का, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए। इस कोर्स का फी ओनली फॉर रखा गया है 249 रुपीज। इसका फी 749 रुपीज है, जो ओनली फॉर अभी आप लोगों को मिल रहा है, डिस्काउंट दिया गया है काली पूजा के डिस्काउंट में, दीपावली के डिस्काउंट में, दीपावली को उपहार में आप लोगों को ओनली फॉर 249 रुपीज में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से ओनली फॉर 249 रुपीज में आप तैयारी कर सकते हैं। एक बार पे करें, पूरे साल भर फ्री में पढ़े। ब्रिटिश समय के दौरान जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उस समय हम लोग किसका गुलाम थे? तो बोलेंगे सर हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, जिससे हम लोग बोलते हैं आज ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी? उस समय तो पूरा का पूरा जो घर का चाबी ताला है, ताला किसके पास होती थी? चाबी। तो बोलते थे वो तो अंग्रेजी लोग के घर पे होती थी, अंग्रेज के पास होते थे। तो उस समय हमारे जो पिछड़ी और अर्ध संपाति थी ना, हमारे देश में उतना अच्छी तरह से कृषि का विकास हो पाया ना किसानों का अच्छी तरह से लाभ पहुंच पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इनमें से नगद फसल कौन सी है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे, याद रखिएगा नगद फसल। रोपण फसल अगर आपसे पूछा जाएगा, रोपण, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। रोपण फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में याद रखिए, लिख लीजिए, ठीक है। चाय, कॉफी, उसके बाद एक आएगा रबड़। ये 3 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। कब से? 2024 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगी कि रोपण फसल का दो उदाहरण दे, तो याद रखिएगा चाय और कॉफी। 3 पूछेगा तो चाय, कॉफी और रबड़। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि आपसे 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे मान लेते यहाँ पे लिखा रहेगा आपका, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, चावल।
क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, चावल। और बताएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता होगा सर आपने तो हम लोगों को चावल नहीं पढ़ाए थे, इसका मतलब ये चावल नहीं होगा। याद रखिएगा, रोपण फसल में इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो रोपण फसल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नकदी फसल कहा गया है, तो नकदी फसल हम लोग बोलते हैं कपास को। याद रखिएगा, कपास को क्या बोलते हैं हम लोग, नकदी फसल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1921 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होती है। देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे अर्थव्यवस्था तो याद रखिएगा इसमें ना आप लोगों को 3 सेक्टर मिलेंगे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको 4 सेक्टर पढ़ना होगा। ठीक है, सेक्टर 1 में आता है सर कृषि, क्या आता है, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, कृषि। सेक्टर 2 में आता है सर विनिर्माण, क्या आता है सर, विनिर्माण, अभी समझाऊंगा विनिर्माण का मतलब क्या होता है। और सेक्टर 3 में आप लोगों का आता है, याद रखिएगा, जैसे हो गया बैंकिंग, क्या आता है सर, बैंकिंग, या हम लोग बोल सकते हैं सर संचार, याद रखिएगा। ठीक है, और चतुर्थ सेक्टर में आप लोग को अभी नहीं पढ़ना इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 सेक्टर को याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में इन 3 में से 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फाइनल एग्जाम में छपेगी। अभी आप लोगों को मजा लग रहा होगा ना, हल्के में ले रहे हैं ना सर, ये सब तो हमारा पेपर में नहीं आएगा, एग्जाम देकर लौटेंगे ना चेहरा याद आएगा, इसलिए रट ले रे मेरे लाडला, रट ले। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे, जो चीज मैं बता रहा हूं, और टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। ऑलरेडी जो एप्लीकेशन से माध्यम से पढ़ रहे हैं आप लोग खास करके ध्यान दें, जो चीज मैं बता रहा हूं ना इससे बाहर 1% क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीज मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, समझिएगा। तो आपसे पूछा जाए प्रथम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, बोलेंगे सर कृषि, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत विनिर्माण, तृतीय क्रिया के अंतर्गत बैंकिंग, संचार, रेलवे, ये सब क्या बोलेंगे सर तृतीय क्रिया। इसको नोट डाउन करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कान में हेडफोन लगाकर हम लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग को याद हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे सर इसमें बैंकिंग पूछा गया तो तृतीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा गया कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं किस सेक्टर में आते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया प्राथमिक सेक्टर, क्या हो जाएगी सर प्राथमिक सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मैं क्या बताऊं। अगर आपसे पूछा जाएगा ना सफल, याद रखेगा सफल, सफल जनगणना, नोट डाउन करें, मजा में ना ले, ठीक है, मजा मत लीजिए। आपसे पूछा जाएगा सफल जनगणना भारत में पहली बार कब हुई थी, 1881, याद रखिएगा 1881, ठीक है। अगर पूछा जाएगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो बोलेंगे सर 1872 को। लेकिन सफल पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर 1881। 1881 में सफल जनगणना हुई थी, जो आप लोगों को पता होगा 1881 के बाद 1891 में हुआ है, 2001 में हुआ है, 2011 में लास्ट जनगणना हुआ है, 2011 में लास्ट जनगणना। 2011 के बाद 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो इसका मतलब 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में ना नहीं हुआ है। सर ऐसा क्यों हुआ है कि 2021 में नहीं हुआ है, सर यहाँ पे ना खतरनाक चीज आया था, कोरोना, क्या था सर कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के कारण 2021 में नहीं हो पाया था, 2022 में भी इसी कारण से नहीं हो पाया, और 2023 में आप सभी को, अभी तो हम लोग चल ही रहे हैं 2023 में थोड़ा सा भी चांसेस नहीं है कि 2023 में हो जाएगा। 2024 में आप जब तक इलेक्शन नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ पे जनगणना नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछा जाएगा सफल जनगणना 1800 बताना 81, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम जनगणना कब हुई थी 1872, अगर आपसे पूछा जाएगा 10 के आधार पर प्रथम जनगणना कब हुई थी 1881, यानी हर 10 साल बाद होता है। पहले जब 1881 से पहले जब गणना होती थी तो याद रखिएगा हर 5 साल बाद होता था, लेकिन जैसे 1881 आया उस समय कहा गया नहीं, इतना जल्दी जनगणना करना संभव नहीं है, हर 10 साल बाद किया जाए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए प्रथम जनगणना संपन्न कब हुई तो बोलेंगे सर 1881, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं ब्रिटिश जमाने के लोग समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत समवर्ती समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। समस्त पूर्वी, देखिए मेरे प्यारे डायग्राम से समझिए, ये क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या कहा गया पूर्वी भारत, याद रखिएगा
पूरब हो गया, यानी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी राज्य होगा। ठीक है, तो किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था थी? बोलेंगे सर जमींदार व्यवस्था थी। कैसे प्रकार का? तो बोलेंगे सर जमींदार व्यवस्था। क्लास अच्छा लग रहा है ना? ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों को मज़ा नहीं लग रहा होगा। देखिए मज़ा है ना, एंजॉय लेके पढ़िए, नहीं तो फिर जीवन में ना कभी भी आप चाह करके भी ना कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। एकदम कोई भी चीज़ को ना सीरियस नहीं लेना। हाँ, जो चीज़ सीरियस लेने वाला होगा उसमें सीरियस लेना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोगों को सीरियस नहीं लेना। एकदम इंजॉय बनाए, पढ़ाई को एकदम अपना दोस्त बनाइए। और जिस तरह से एक दोस्त के बिना हम लोग नहीं रह सकते, या तो हम लोग एक गर्लफ्रेंड के बिना, बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते, इस तरह से आप लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाइए और ये सोचकर बनाइए कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है, याद रखिएगा। और मैंने कई वीडियो में आप लोगों को पूरा बता चुका हूं कि लाइफ बनाने के लिए 2 ही क्लास काफ़ी है, क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर इन 2 क्लास को कोई कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, सफलता। और इन 2 क्लास को अगर नहीं से कर पाते हैं तो इसका मतलब होता है लतियाना। इसका क्या बोल रहे हैं सर? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। क्लास 11 क्लास 12 में अगर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो इज्जत कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। क्योंकि यही से तय होता है, यही हमारा बेसिक है, यही से हमारा तय होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्यारे कि आप लोग क्लास 11 क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से पढ़िए। कहीं भी आपको ध्यान को भटकाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको ध्यान नहीं देना है, बस देना है कहाँ पे सर? स्टडी पे, पढ़ाई पे ध्यान देना है, इसके अलावा कहीं नहीं ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, स्वतंत्रता के पश्चात, जैसे स्वतंत्र भारत जब आज़ाद नहीं होती उससे पहले पूछा गया कि भारत में किस प्रकार आर्थिक प्रणाली अपनाया गया था? तो बोलेंगे सर, याद रखिएगा, मिश्रित। क्या हो जाएगी? मिश्रित। सॉरी, आज भी ना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसा 2 देशों के नाम बताइए, ऐसा 2 देशों के नाम बताइए जहां पे क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बोलेंगे सर, एक हो जाएगा भारत और एक हो जाएगा पाक। क्या हो जाएगा? पाक, जिन्हें हमको इसको पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तबीयत सही नहीं मेरे प्यारे, इस कारण से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, बस आप लोग पढ़ना है और हमारे देश का नाम रोशन करना है। देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी, कैसी स्थिति थी? बहुत पिछड़ी अवस्था में थी। हमारे जो देश आजाद नहीं हुई थी उस समय कृषि व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? आधिकारिक जनगणना हुआ था 1951 में। इस शब्द को ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक, सफल, प्रथम, इस सब के बारे में आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोगों को क्लास खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में आंसर भी होगी, आप आंसर को देखकर लिख सकते हैं। परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आघात क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, श्रम। क्या है? श्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको बताना है यहाँ पे जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो बोलेंगे सर, खुली अर्थव्यवस्था है। क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा सर, थोड़ा सा हमको समझा दीजिए ना कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि खुली अर्थव्यवस्था एक्चुअली किसे कहते हैं। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत कोई भी सामान को उत्पादन करते हैं और उसको विदेश में जाकर बेच सकते हैं। कोई भी सामान को उत्पादन किए और वो उसको विदेश में जाकर बेच सकते हैं, विदेश वाले वस्तु हमारे देश में बेच सकते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। दैट इज मीन्स ऑफ खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बोलेंगे सर, अर्ध समाप्ति, यानी बिल्कुल सही है, जो अभी हम लोग डिस्कस के अर्ध विकसित, यह भी सही है। गतिहीन होना, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टपकेगा, ब्लूप्रिंट में भी टपकेगा, फाइनल एग्जाम में भी टपकेगा, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, टपक ले रहे बाबू रे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था क्या है? तो बोलेंगे सर, इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। मैंने अभी जस्ट बताया, विनिर्माण हो या निर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कि मैं कोई घर बनाया हूं और इस घर में थोड़ा सा कहीं खरोच आ गया है तो उसको मैं पलस्तरा करवाना चाहता हूं, तो बोलेंगे सर विनिर्माण, दैट इज मीन्स ऑफ विनिर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 से 1948 में व्यापार संतुलन था, कैसा था? तो बोलेंगे सर 14 करोड़। 14 करोड़ इतना पैसा मिल जाएगा, बाप रे बाप, धड़का मच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों को समझ में आपका माइंड से अपर जा रहा है? अगर जा रहा है तो फिर बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर क्लास बंद कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ में आए कि एक्चुअली
क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे आपको ध्यान से देखना है जो क्वेश्चन नंबर 16 है। अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? बहुत इंपॉर्टेंट, सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अर्ध सामंतवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जब स्वतंत्र भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब भारत क्या होती स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, उस समय भारत में पढ़ा लिखा ओनली फॉर कितना था? 17%। कितना परसेंट था? 17%। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाएगा ना तो 67% जो है भारत में पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो बोलेंगे 26 जनवरी 1915 में। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। याद रखिएगा, लिख ले रहे मेरे प्यारे, मेरे शेर और शेरनियों छपेगा। भारतीय संविधान का प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का अंतिम बैठक कब हुई थी, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके बताइएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भर थी। कितना सर? तो बोलेंगे 70%। पूरा का पूरा उस समय कृषि पर ही लोग डिपेंड करते थे। अभी ना उद्योग खोल गया है, फैक्ट्री बन गया है, लोग अपना अपना बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं। देश की स्वाधीनता के समय कृषि का शोषण किया जा रहा था। याद रखिएगा, जमींदारों द्वारा। जिनका जमीन, तो उस समय क्या होता था ना, जो कृषि लोग थे ना, जो किसान लोग थे, कृषि नहीं बोल सकते इसको, किसान, जो किसान लोग थे, इनके पास ना जमीन नहीं होता था। क्या होता था? जमीन, इनके पास जमीन नहीं होता था। लेकिन जो किसान लोग चाष करते थे ना, वो याद रखिएगा जमींदार के द्वारा, उनके जो जमींदार लोग थे, उनके खेती पे जाकर ये लोग फसल उगाते थे। फसल उग जाने के बाद अगर 100 kg कोई भी चीज का उत्पादन हुआ है, मान लेते दाल का उत्पादन हुआ है, 100 kg दाल का उत्पादन हुआ है, तो 50 kg फार्मर को मिलता था, फार्मर को मिलता था, और 50 kg जो है जमींदार को मिलता था। किसको मिलता था सर? जमींदार को मिलता था, ठीक है। तो ये बताइए, ये नाइंसाफी है या नहीं? भले आपका जमीन है, सही बात है, लेकिन पूरा साल भर मेहनत तो मैं कर रहा हूं ना। कम से कम 70 और 25 का रेशियो होना चाहिए। यानी अगर मैं मान के चलूँ 4 kg चावल हुआ है तो 3 kg चावल किसान को होना चाहिए और 1 kg चावल जमींदार को होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं था उस समय, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एकदम छोटा छोटा भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ध्यान से समझिए और मजा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई को बोझ बना देना है। 21, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था बाद में देखेंगे। सबसे पहले कहाँ से कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, कहाँ से कहाँ हुआ है आपसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे सर मुंबई। कहाँ से सर? मुंबई टू ठाणे। याद रखिए, कहाँ पे सर? मुंबई टू ठाणे में, थाना या तो हम लोग थाने बोल सकते हैं, ठीक है। ठाणे, मुंबई टू ठाणे, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आपसे पूछा गया कि कहाँ शुरू हुई थी, तो बोलेंगे सर मुंबई टू, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1853। और ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में लिख के रख ले रहे मेरे शेर और शेरनियों, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 22। स्वेज नहर के परिवहन के लिए खोला गया था। याद रखिएगा 1869। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जा सकता था? जब भारत आजाद नहीं हुई थी उस समय हम लोग किसका निर्यात नहीं कर सकते थे? इंजीनियरिंग का। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय क्या गणना पहला प्रयास किया था? तो बताएंगे सर दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फाइनल एग्जाम में आपका पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी कि आपसे थोड़ा बताए राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, किस भारतीय ने किया था? बोलेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्र है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कपड़ा का उत्पादन किया जाता है ना, याद रखिए वो हो गया हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। लेकिन जो अहमदाबाद है इसमें सूती की कपड़ा का अधिकतम उत्पादन होती है, इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, मैं सेट 2 भी आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। और आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस को और इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। फी ओनली फॉर इसका फी जो है ना 249 रुपीज़ में। अभी आप लोगों का दिवाली में आप लोगों का धमाका ऑफर दिया गया है, जो आप लोगों का 749 रुपया का फी जो है ओनली फॉर 249 रुपये दिए जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नया वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई